नमस्कार, मैं भोपाल से प्रांजल श्रीवास्तव। 28 सितंबर 2020 को मेरे भाई अनुराग की पत्नी नीतू अग्रवाल श्रीवास्तव द्वारा मिसरोद पुलिस को रिश्वत देकर बिना किसी सबूत के हमारे पूरे परिवार के खिलाफ 498A की एक FIR दर्ज कर दी गई, जिसमें मैं मिसरोद पुलिस की रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ तथ्य सामने रख रही हूँ। जो भी मैं अपने आवेदन में लिखा है या जो भी मैं यहाँ बोल रही हूँ, उसके संबंध में पुख्ता सबूत मेरे पास मौजूद है। वर्ष 2011 से लेकर वर्ष 15 सितंबर 2020 तक के पूरे 9 साल तक के मेरी बूढ़ी माँ और मैं अनुराग की पत्नी नीतू अग्रवाल की प्रताड़नाओं, जान से मारने की धमकी, जानलेवा हमला करना, बंधक बनाना, गाली गलौज, मारपीट आदि को लेकर सबूत सहित शिकायतें मिसरोद पुलिस को देते रहे FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मिसरोद पुलिस ने लापरवाही दिखाते हुए पूरे 9 साल में उसके खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं की और उसके आने पर एक ही दिन में उसकी शिकायत पर बिना किसी सबूत के हमारे पूरे परिवार पर FIR दर्ज करके हमें एक ही रात में पीड़ित से आरोपी बना दिया। यहाँ तक कि वर्ष 2015 में नीतू ने मेरी माँ के भोपाल के किराए के मकान में ताला तोड़कर प्रवेश किया और मेरी माँ के आने पर उन पर जानलेवा हमला किया, उन्हें बंधक बनाया, जान से मारने की धमकी दी और पुलिस तक को बुलाना पड़ा। लेकिन सब कुछ सामने देखते समझते हुए भी और सारे सबूतों के बावजूद भी मिसरोद पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण मजबूरन मेरी माँ को जिला अदालत भोपाल में उसके खिलाफ घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कराना पड़ा। इससे पूर्व मेरे भाई ने नीतू की प्रताड़नाओं से तंग आकर वर्ष 2011 में तलाक का प्रकरण दर्ज किया और वर्ष 2015 में दोबारा से तलाक का प्रकरण दर्ज किया। घरेलू हिंसा और तलाक दोनों के ही प्रकरण जिला अदालत में 2015 से अभी तक के लंबित हैं। अगस्त 2020 में मेरे भाई के भोपाल आने पर 2 दिन के बाद ही उसकी बिना मर्जी के, बिना किसी सूचना के नीतू मेरी माँ के पास आई और उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगी। जब मैंने उसे समझाने की कोशिश की वहाँ जाकर, तो उसने मेरे साथ भी गाली गलौज, मारपीट, दुर्व्यवहार किया और मेरी माँ का खून करने तक की धमकी दी। जिसके बाद हमने सारे सबूतों सहित वीडियो CD बनाकर मिसरोद पुलिस को 26 अगस्त 2020 और 15 सितंबर 2020 को दी और 26 अगस्त को मेरी बूढ़ी माँ ने वहाँ पर जाके 2 घंटे बैठकर सिपाही राम नरेश शर्मा को अपना बयान भी दर्ज कराया और उन्हीं को अपने आवेदन भी दिया। लेकिन इसके बार बार निवेदन करने के बावजूद भी, सारे सबूतों के बावजूद भी TI निरंजन शर्मा ने हमारी शिकायतों पर उसके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की और लगातार टालम-टोली करते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि 27 सितंबर 2020 को मेरे भाई अनुराग की भोपाल में अनुपस्थिति को देखते हुए नीतू बिना किसी सूचना के साजिशन झूठा केस लगाने की नीयत से ही, जिसकी वो धमकी कई बार दे चुकी थी पूर्व में ही, मेरी माँ को सबक सिखाने और जान से मारने की धमकी मेरी बहन को मोबाइल पे मैसेज करके भोपाल आई और उसके आने पर उसके द्वारा पूर्व में किए गए जानलेवा हमले को देखते हुए और अपनी, उस समय मैं वहाँ मौजूद थी, माँ की सुरक्षा को देखते हुए मेरे भाई ने भी उसे अंदर आने से मना किया और भाई की अनुपस्थिति को देखते हुए भी मेरे भाई ने उसको अंदर आने से मना किया और हमने TI निरंजन शर्मा सहित अन्य जगह पर सूचित किया और TI सर के कहने पर दोबारा से मैंने उनको WhatsApp पे पूर्व शिकायतों सहित वीडियो आदि भेजे उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए। TI सर ने मुझे उस महिला को अपने घर में रोकने के लिए कहा, जो कि संभव नहीं था हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जबकि हमें उस हमलावर से, उस पूर्व हमलावर से, जो न्यायिक हमलावर है, उससे सुरक्षा के लिए सब जगह प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम उसे अपने घर में कैसे रख सकते थे, वो भी उसके पति की अनुपस्थिति में। तो जिसकी वजह से हमें मना करना पड़ा और हमें उम्मीद थी कि हमारे सारे सबूतों के सामने होते हुए और इतना सब कुछ संज्ञान में होने के कारण TI सर सामने मौजूद आरोपी पर FIR दर्ज करेंगे उपयुक्त धाराओं में। लेकिन इस घटना के लगभग 1 महीने के बाद 24 अक्टूबर 2020 को SI अर्चना तिवारी ने मेरे भाई अनुराग को नीतू की शिकायत पर बयान दर्ज करने के लिए थाने बुलाया।
तब हम लोगों को पता चला कि नीतू अग्रवाल के खिलाफ कार्रवाई होने के बजाय दरअसल मिसरोद पुलिस ने उसकी एक शिकायत पर बिना किसी सबूत के हमारे पूरे परिवार पर ही FIR 498A दर्ज कर दी। नीतू और अनुराग और मेरी माँ के थाने जाने पर SI अर्चना तिवारी और प्रकाश राजपूत उन्हें तुरंत जेल में डराने धमकाने लगे और उनसे पैसे की मांग करने लगे। यहाँ तक कि उन्होंने कहा, आप पैसे नहीं दोगे तब तक आपको थाने से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, जिसके बारे में मुझे अनुराग द्वारा फ़ोन पर बताया गया। और अर्चना तिवारी ने मुझे भी फ़ोन पर ये कहकर धमकाया, अगर तुम तुरंत नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई को अभी तुरंत जेल में भेज दूँगी 2-3 दिन के लिए। वहाँ थाने में मौजूद मेरे भाई और मेरी बूढ़ी माँ घबराहट और डर के कारण मजबूरीवश, क्योंकि उनका फ़ोन भी जब्त कर लिया था कई बार पुलिस वालों ने वहाँ पे मौजूद, और परेशान होकर बाहर थाने से बाहर जाकर ATM से उनको 10,000 रुपये लेके उन्हें देने पड़े, जिसके बारे में मुझे कुछ दिनों के बाद पता चला। जब मैं पुलिस थाने पहुंची तो मुझे अर्चना तिवारी ने ना FIR तक की पूरी पढ़ के नहीं सुनाई, सिर्फ आधी FIR दिखाई और वही पढ़ के सुनाई। एक खाली नोटिस दे दिया साइन करने के लिए, जिस पे मैंने पूछा कि नोटिस किस लिए दिया जा रहा है, तो उसने मुझे और मेरे पूरे परिवार को जेल में भेजने की धमकी दी। मेरी माँ ने कानूनी प्रक्रिया जानने के लिए जब वकील से उसकी फ़ोन पे बात कराना चाही तो उसने कहा कि मैं प्रधानमंत्री से भी बात नहीं करूँगी। इसके अलावा उसने मुझे चांटे मारने की धमकी दी, चांटे मारने की बात कही और बार बार जेल में डालने की धमकी दी। उस समय TI सर मौजूद नहीं थे। मैं पुलिस वालों का इतना उग्र व्यवहार देखकर और झूठा केस दर्ज करने की धमकी, पूर्व में अनुराग से बातचीत के आधार पर रिश्वत वसूली या रुपए वसूली की आशंका को ध्यान में रखते हुए मुझे मजबूरी बस अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग छुपकर करना ज़रूरी लगा। और मैं वहाँ शांति से बैठकर TI सर के आने का वेट करती रही, नोटिस के बारे में जानने और अपनी पूर्व शिकायतों पर नीतू के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए। TI सर के आने पर मुझे वहाँ के पुलिस वालों ने सबसे पहले तो उनसे मिलने के लिए रोकने लगे। बड़ी मुश्किल से जब मैं उनसे मिलने उनके केबिन में पहुँची तो वहाँ मेरे भाई अनुराग और मेरी माँ पहले से मौजूद थे। जब मैंने TI सर को अपने माँ की परेशानी और अपनी पूर्व शिकायतों पर FIR दर्ज न किए जाने को लेकर बात की तो वो नाराज़ होकर उन्होंने मुझसे मेरा फ़ोन मांगा। फ़ोन में मेरे ऑडियो वीडियो दस्तावेज, बैंक डिटेल्स आदि मौजूद होने के कारण, कोरोना काल चलने के कारण, जिसमें TI सर पूर्व से संक्रमित हो चुके थे, मैंने उन्हें मोबाइल देने से मना किया, लेकिन साथ ही माफ़ी मांगते हुए खुद अपना मोबाइल उन्हें दिखाकर थाने के वीडियो डिलीट करने का कहा। लेकिन इसके बावजूद TI सर ने अर्चना तिवारी और आरजू दुबे की मदद से गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए, मेरे साथ मारपीट करते हुए, मेरा हाथ तोड़कर, मेरे हाथ में चोट पहुंचाकर, मेरा पर्स तोड़कर उन्होंने मेरे पास से मोबाइल फ़ोन छीना और अर्चना तिवारी से लेकर बाहर गई। वहाँ पर उन लोगों ने, TI सर ने और मेरे मोबाइल में आरोपी नीतू के खिलाफ पहले से मौजूद सबूत, महत्वपूर्ण वीडियो डिलीट कर दिए। इसके साथ ही अपने खुद के दुर्व्यवहार के वीडियो भी डिलीट कर दिए, बिना मुझे दिखाए, बिना मेरी जानकारी के। और जब मैंने अपना मोबाइल वापस मांगा तो TI सर ने मुझे लिखित माफ़ीनामा मांगने की शर्त पर ही मोबाइल वापस देने का कहा। मैं उसमें साफ लिखना चाहती थी कि पुलिस वालों के दुर्व्यवहार, रिश्वत वसूली की आशंका आदि को ध्यान में रखते हुए ही मुझे मजबूरी में रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखती तो वो मेरा मोबाइल मुझे वापस नहीं करते, तो मजबूरी में मुझे उनके हिसाब से ही माफ़ीनामा लिखना पड़ा। जब मैंने अपनी शिकायत पर FIR करने की बात की तो उन्होंने मुझे थाने आने से ही मना कर दिया, TI सर ने। जब मेरी माँ ने अर्चना तिवारी और TI सर के मेरे साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार, गाली गलौज आदि का विरोध किया तो
टीआई सर और अर्चना तिवारी मेरी माँ के साथ ही दुर्व्यवहार और गाली अपशब्दों का प्रयोग करने लगे। मेरे भाई द्वारा नोटिस के बारे में समझाने पर मैंने उस नोटिस पर साइन भी किए और हम सबके नोटिस की रिसीविंग पर साइन करने और बार बार मांगने के बावजूद भी अर्चना तिवारी ने हमको उस दिन नोटिस देने से मना कर दिया। ना तो हमारे बयान दर्ज किए और ना ही हमें नोटिस दिया गया। थाने से जाने के बाद मुझे पता चला कि जो कुछ भी दुर्व्यवहार मतलब मैं बहुत ज़्यादा सदमे में आ गई और मैंने पूरे 4 दिन घटना के 4 दिन के बाद ही मैंने हमारी थाने में मौजूदगी के दौरान का सीसीटीवी फुटेज आरटीआई से मांगा और साथ ही टीआई सर को व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया उसे सुरक्षित रखने के लिए। लेकिन बावजूद इसके आरटीआई की पहली रिप्लाई में उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में एक शब्द भी नहीं लिखा और मेरे बारे में एक रोजनामचा तैयार करने की बात लिखी। बाद में भी दोबारा मांगने पर भी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ऑटो रोटेशन से डिलीट होना बताया और 2 अप्रैल तक के मुझे वो सीसीटीवी फुटेज उन्होंने जानबूझकर नहीं दिया और मेरे खिलाफ एक झूठा रोजनामचा अर्चना तिवारी ने लिखा जिसकी प्रतिलिपि मुझे प्रथम अपील से प्राप्त हुई, जो कि पूर्णतः झूठा है, जिसमें मेरे द्वारा उन पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने, पुलिस थाने में घूम कर वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने और पुलिस वालों को धमकी देने महिला होने के नाते और अपने जो ऊपर जुगाड़ होने के नाते कि मैं बहुत ये सब चीज़ें उन्होंने सारी चीज़ें उन्होंने झूठ लिखी है अपने रोजनामचे में अपने आप को बचाने के लिए। अगर मेरे द्वारा पुलिस वालों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता तो उन्हें मेरे मोबाइल से वीडियो डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी और सीसीटीवी फुटेज देने में किस बात का डर था। जो भी रिकॉर्डिंग होती तो उसमें मेरा ही दुर्व्यवहार सामने आता, उनका दुर्व्यवहार तो सामने नहीं आता। उन्हें किस चीज़ का डर था? हकीकत यह है उन्होंने थाने में गैर कानूनी काम किया, मानव अधिकारों का उल्लंघन किया, हम लोगों के साथ शारीरिक मानसिक आर्थिक प्रताड़ना की और मेरे भाई की के रिश्वत की वसूली की और इस वजह से वो अपने इन सारे कर्मों को कैसे जाहिर कर सकते थे जिससे उनकी नौकरी पर आँच आती, तो जिसकी वजह से उन्होंने जानबूझकर मुझे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिया। सारे सबूतों के बावजूद भी राज्य सूचना आयोग ने पुलिस वालों को बचाते हुए सीसीटीवी फुटेज के संबंध में नहीं देने के संबंध में उन्हें अपराधी नहीं माना और जबकि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस है 18 महीने तक के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के, और उन पर राज्य सूचना आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मुझे अपने मोबाइल में पता चला कि जो कुछ भी दुर्व्यवहार हुआ था उस दिन थाने में, वो सब उसमें रिकॉर्ड हो चुका था, जिसमें मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड हो चुका है और उसमें इसके साथ ही पुलिस वालों की इस हमारे परिवार के खिलाफ लिखी गई इस एफआईआर के संबंध में रिश्वत लेके एफआईआर दर्ज किए जाने की स्वीकारोक्ति भी है और साथ ही हमारे परिवार से 10,000 रुपये वसूली की भी स्वीकारोक्ति पुलिस वालों के द्वारा इस वीडियो में की गई है। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से मिसरोद पुलिस ने हम लोगों के साथ अत्याचार किया। हम उनके पास मदद के लिए गए, लेकिन मदद करने के बजाय उन्होंने हमारे साथ इतना ज़्यादा उत्पीड़न किया, शारीरिक मानसिक आर्थिक हर प्रकार से टॉर्चर किया। आरोपी के साथ मिलकर हमारे ही खिलाफ एक झूठी एफआईआर रिश्वत लेके दर्ज कर दी और उसके बाद फिर हमसे भी रुपए की वसूली की, डरा धमका के और दुर्व्यवहार शारीरिक मानसिक प्रताड़ना भी की। इसके बाद एसपी साहब को की गई हमारी शिकायत के आधार पे एसपी साहब के हस्तक्षेप पर आरोपी नीतू के खिलाफ 506 की एक एफआईआर 3 नवंबर 2020 को दर्ज की गई, जिसमें देरी का कारण सिपाही राम नरेश शर्मा ने झूठा लिखते हुए देरी से सूचना मिलना बताया गया, जबकि खुद उन्होंने ही पहले
शिकायत ली थी 26 अगस्त 2020 को, और उन्होंने ही बयान मेरी माँ के दर्ज कराए थे। तो अपने खुद को और टीआई सर को बचाने के उद्देश्य से उन्होंने देरी के कारण या जो देरी हुई है उसकी गलती के लिए हम खुद को जिम्मेदार न ठहराते हुए हम लोगों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, जबकि हमारे पास पहले की रसीद मौजूद है। और इसके अलावा राम नरेश शर्मा ने मुझसे बिना संपर्क किए, मुझसे बिना बात किए 506 की इस FIR में अपनी मर्जी से अपनी तरफ से कथन करते हुए मेरे नाम से एक जाली दस्तावेज बनाकर मेरे बयान दिखाकर कोर्ट जिला अदालत भोपाल में भी पेश कर दिया। हमने इस संबंध में ADG सर, DGP सर, CM साहब सभी जगह शिकायत की, जांच भी हुई, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ या किसी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई और ना ही इस FIR का खात्मा हुआ। जांच जो हम लोगों की शिकायत, और लोकायुक्त कार्यालय में भी मैंने आवेदन दिया और मानव अधिकार आयोग में भी, लेकिन कोई कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ नहीं हुई और ना ही हम लोगों को कोई राहत दी गई। तो इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना रही हूँ। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इन लोगों ने, मिसरोद पुलिस ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। पुलिस का ये कर्तव्य नहीं है कि वो बिना किसी सबूत के रुपए लेकर किसी के भी खिलाफ झूठी FIR दर्ज करके उसकी ज़िंदगी और उसके कैरियर के साथ खिलवाड़ करे, जाली दस्तावेज बनाए और सबूत होने पर भी FIR दर्ज नहीं करे। इन लोगों ने हम लोगों के साथ जो भी उत्पीड़न किया है और यहाँ तक कि रुपए की वसूली भी की है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरे पास पुख्ता सबूत होते हुए, सारे पुख्ता सबूतों के मौजूद होने के कारण इन सारे पुलिस वालों, पूर्व TI निरंजन शर्मा, अर्चना तिवारी, प्रकाश राजपूत, आरजू दुबे, राम नरेश शर्मा के खिलाफ सभी उपयुक्त धाराओं में रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, रुपए की वसूली, गाली गलौज, मारपीट, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना, मानवाधिकारों का हनन करना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करना, जाली दस्तावेज बनाना आदि को लेकर मुकदमा दर्ज किया जाए। इन्हें इनके पद से तत्काल बर्खास्त किया जाए और मेरी माँ से वसूले 10,000 रुपये हर्जाने के साथ उनको वापस किए जाएं। इस पूरे 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में जो मुझे पुलिस वालों द्वारा शारीरिक मानसिक प्रताड़ना की गई है और मेरे परिवार के साथ शारीरिक मानसिक प्रताड़ना जो हम लोगों ने झेली है, उसके लिए हमें वाजिब हर्जाना दिलाया जाए, क्योंकि मैं इस पूरे साल से भी ज़्यादा समय से कहीं भी काम नहीं कर पाई हूँ और कुछ भी नहीं कर पाई हूँ। मैं पुलिस के इस व्यवहार से बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ और इतना अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसके साथ ही जिला अदालत भोपाल से इस FIR को, जिसमें एक भी सबूत मौजूद नहीं है, जिसका चालान 3 मार्च 2021 को पेश किया जा चुका है, जिसमें नीतू के खिलाफ हमारे द्वारा की गई किसी भी प्रताड़ना का ऑडियो वीडियो दस्तावेज मौजूद नहीं है। तो बिना सबूत के इस FIR को जिला अदालत भोपाल से वापस लिया जाए, क्योंकि पूर्व में ऐसे कई बार हो चुका है जहां पर सबूत न होने के कारण पुलिस द्वारा कोर्ट से FIR वापस ली गई है। इसके अलावा हालांकि इस प्रकरण में पुलिस वालों के खिलाफ, और साथ ही मेरा निवेदन है नीतू अग्रवाल पर रिश्वत देकर झूठी FIR दर्ज करने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाए। इस पूरे प्रकरण में हमारे पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं जो भी कथन किए गए हैं, इसलिए जांच नहीं भी हो तो भी इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जांच आवश्यक लगती है तो मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी स्वतंत्र संस्था, CBI या
अन्य किसी स्वतंत्र संस्था से जांच कराई जाए जिसमें कोई भी पुलिस वाला शामिल ना हो, क्योंकि पुलिस वाले हमेशा अपने साथी पुलिस वालों को बचाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने अपनी शिकायतों पर देखा है। तो मैंने लोकायुक्त कार्यालय, मानव अधिकार आयोग और बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ अधिकारियों को जो शिकायतें की थी, उन पर मुझे उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ, बहुत ज़्यादा हताश हूँ। और मैं इतना अन्याय पूरे साल भर से ज़्यादा समय से व्यर्थ में ही झेल रही हूँ, बिना किसी कसूर के, सिर्फ अपनी आत्मरक्षा और जीने के अधिकार की रक्षा करने के कारण, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए मुझे प्रताड़ित होना पड़ रहा है, मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित होना पड़ रहा है। तो और मैं पुलिस का इतना अन्याय सहने की स्थिति में अब नहीं हूँ। ऐसा ना हो कि मुझे न्याय ना मिल पाए और मैं अन्याय को सहन ना करने के कारण मुझे आत्मघाती कदम उठाना पड़े, जबकि मैं जीना चाहती हूँ और समाज के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ। लेकिन मैं इस तनाव को झेलने के लिए समर्थ नहीं हो पा रही हूँ। सारी संस्थाएं जो हमारे मानव अधिकारों की रक्षा के लिए हैं, जो मनुष्य के लिए सहयोग के लिए बनाई गई हैं, पुलिस, लोकायुक्त कार्यालय या मानव अधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, जो जनता के लिए, जनता की मदद के लिए बनाए गए हैं, वो ही जब जनता को प्रताड़ित करने लगेंगे तो व्यक्ति कहाँ जाएगा, उसके साथ किस प्रकार से न्याय होगा और कहाँ तक के कोई व्यक्ति संघर्ष कर सकता है। तो मेरा विनम्र अनुरोध है, मैं अभी संघर्ष कर रही हूँ, जब तक मुझसे बन सकेगा मैं संघर्ष करती रहूँगी। लेकिन संघर्ष करने की और अन्याय अत्याचार सहने की भी एक सीमा होती है हर व्यक्ति की। मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा आगे तक के संघर्ष कर सकूं, सब कुछ छोड़कर। और इसके अलावा मैं बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से भी परेशान हो चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सदमे में हूँ कि मुझे नहीं विश्वास होता कि भारत की पुलिस, भारत के जो सारे विभाग हैं इस तरह के होंगे, इस तरह से काम करते हैं। मेरा विनम्र अनुरोध है कि मेरी बात पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।